माइक चेक। सौरभ मिश्रा, आज लेक्चर है लॉ का, आप क्यों मैसेज कर रहे हो कि लेक्चर नहीं है आज लॉ का? हमें पता है। अननेसेसरी स्पैम कर रहे हो। ओके कर दिया एडिट। तोड़ दो तोड़ दो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऑल माय वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो। चलो आ जाइए। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो 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 सब लोग आ जाइए। अच्छे बच्चों ना आप लोग। आज के सब लोग 90 लगा के बैठे क्या क्लास में? 30 उसमें चढ़ गए। क्या क्या आज क्यों क्या हुआ? नहीं आप टेंशन मत लो, इसलिए अभी परसों से हमारा लॉ का लेक्चर सुबह ही रहेगा। इट विल नॉट बी पोस्ट लंच। ठीक है, अच्छी बात है, सुबह सुबह खत्म हो जाएगा। पोस्ट लंच हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेंगे, वो बेटर है। और मैथ्स है ना? क्यों? मैथ्स तो आपको सॉल्व करना है, सुनना थोड़ी ना है। मैं लॉ का क्लास ओके कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट। यस आ जाइए। मैंने कुछ नहीं कहा है, आ जाइए। एजेंट के हमने कुछ ड्यूटीज देखी थी और हम लोग कुछ राइट्स देख रहे थे। राइट्स अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है, कुछ राइट्स हुए हैं और कुछ राइट्स पेंडिंग है। सबसे पहली बात तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग व्हाट एवर वाज डन येस्टरडे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने ये सीखा था हर कोई एजेंट के पास एक राइट होता है कि अगर उसने हमारे प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ एक्सपेंसेस बोन किए हैं या प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ एडवांसेस दिए हैं या उसने जो भी काम किया है उसका जो भी उसका कमीशन बना है वो ये पैसा प्रिंसिपल से डिमांड कर सकता है। इनफैक्ट गुड्स को बेच के अगर कुछ पैसा मिलता है तो वो ये पैसा रिटेन भी कर सकता है। उसको पूरा का पूरा पैसा प्रिंसिपल को देने की जरूरत नहीं है। ही विल डिडक्ट एक्सपेंसेस, एडवांसेस, कमीशन और जो नेट रेमिटेंस है वही नेट रेमिटेंस जो है एजेंट अगर प्रिंसिपल को देता है तो भी चलेगा। एजेंट हैज द राइट to retain amount of expenses, advances and his commission out of the amount that he has received from the sale. पैसा जो मिला है एक्चुअली तो पैसा उसका नहीं है, प्रिंसिपल का है, बट ये पैसा जो उसने खर्चा किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे उस पैसे को हम डिडक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हर एजेंट के पास राइट है टू रिसीव द अग्रीड रेम्यूनरेशन।
जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया है उसके हिसाब से आपको रेम्यूनरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, वैसा आपको कमीशन मिलता जाएगा। ये आपका राइट है। कल जाके प्रिंसिपल ने आपको कमीशन नहीं दिया, यू कैन ऑल्सो स्यू द प्रिंसिपल टू गेट योर रेम्यूनरेशन। इनफैक्ट स्यू तो आप कर लोगे, एक साइड पे केस तो हमारा चलता रहेगा जन्मों जन्मों तक, है ना, और तारीख पे तारीख तो मिलती रहेगी। बट अगर आप वो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हो प्रिंसिपल के ऊपर टू गेट योर कमीशन या एडवांसेस या एक्सपेंसेस, आप क्या कर सकते हो, केस एक साइड पे फाइल कर दो आप, बट यू कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ऑन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की बुक्स होते हैं, गुड्स होते हैं, अदर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आप कब्जा, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो और कहोगे जब तक तुम मुझे मेरे ड्यूज नहीं देते हम भी आपको आपके गुड्स नहीं लौटाएंगे। सो दिस यू कैन डू एडिशनली टू क्रिएट दैट प्रेशर, ताकि हमारा प्रिंसिपल आपको आपके जो भी सम्स ड्यू है वो दे दे। हाँ, सो दीज वर द राइट्स दैट यू डिड ऑफ एन एजेंट येस्टरडे। हमारे 3 राइट्स हुए थे, आई थिंक एक लास्ट 4th राइट बचा है, एंड दैट इज द राइट टू इंडेमनिटी। आप लोग बताओ इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है? टू मेक गुड द लॉसेस। क्या बात है, वापस से बोलो तो, टू मेक गुड द लॉसेस। कल जाके मेरी हरकतों की वजह से अगर आपको नुकसान हुआ, यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मी एंड यू कैन गेट द रीइंबर्समेंट ऑफ द लॉसेस। जैसे कि कार इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको भरपाई करके देगी। व्हाट इज दिस? इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लॉस हो भी सकता है, लॉस नहीं भी हो सकता, बट अगर लॉस हुआ आपको उसकी भरपाई मिलेगी। टू मेक गुड द लॉसेस इज नथिंग बट इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हर एजेंट का राइट है, राइट टू इंडेमनिटी, बट किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट मतलब किस रिलेशन में आपको इंडेमनिटी का राइट मिलता है? तो देखो उसके 2-3 पार्ट्स है, एक एक करके आपको थियोरी एग्जाम्पल, थियोरी एग्जाम्पल, थियोरी एग्जाम्पल, ऐसा आपको समझाती हूं। राइट टू इंडेमनिटी, सबसे पहला राइट टू इंडेमनिटी इज फॉर ऑल द लॉफुल एक्ट्स दैट यू हैव डन। मेरे साथ साथ ही लिखोगे क्या आप लोग? लिख लो नोटबुक में। ओके, राइट टू इंडेमनिटी फॉर ऑल द लॉफुल एक्ट्स। सुनो ना मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है? यहां पे एजेंट ने जो काम किया है अपनी ऑथोरिटी में रहते हुए लीगल काम किया है, बट प्रिंसिपल की गलती की वजह से क्या हो जाता है? थर्ड पार्टी फाइल्स अ केस अगेंस्ट द एजेंट। सो बेसिकली अब यहां पे एजेंट की तो कोई गलती नहीं है, एजेंट ने तो जो भी कमिटमेंट दिया है अपने दायरे में रहते हुए दिया हुआ है, बट ये तो वो प्रिंसिपल है जिसने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो अगर थर्ड पार्टी ने एजेंट को स्यू किया, क्योंकि थर्ड पार्टी का तो इंटरैक्शन किससे हुआ था? एजेंट से। प्रिंसिपल तो दिल्ली में बैठा हुआ है। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? आप नुकसान की मतलब आप जो भी डैमेज थर्ड पार्टी को हुआ है वो दे दो आप थर्ड पार्टी को, बट एज एन एजेंट ये पैसा आप रिकवर कर सकते हो फ्रॉम द प्रिंसिपल। एक सिंपल सी बात, जैसे हमने वो वाला एग्जाम्पल देखा था ना, जहां पे क्या हुआ था, एक इमरान है। इमरान कौन है? प्रिंसिपल, बराबर ना? आई एम जस्ट राइटिंग पी। इसी प्रिंसिपल का एजेंट कौन है? अरे बोलो ना। कपिल इज द एजेंट, और थर्ड पार्टी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कपिल
से उर्फी, वाह, कपिल जी नहीं, इमरान जी नहीं, बराबर उर्फी जी, बड़े इमोशनल हो रहे हैं। सो शी इज द थर्ड पार्टी, टी लिखा है। अब देखो, जब उर्फी कपिल के पास आई थी कुछ क्लोथ्स खरीदने के लिए, कपिल टॉक्ड अबाउट द सेम विथ इमरान, और कपिल ने इमरान से पूछा ऐसे कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे क्लोथ्स यूनिक स्टिच करने के, क्या हम ऐसे कपड़े डिजाइन करके स्टिच करके बना के दे सकते हैं? तो देखो, इमरान ने कहा कोई बात नहीं, आप ऑर्डर ले लीजिए, हम 10 दिनों के अंदर ये क्लोथ्स डिजाइन करके बना के इसको दे देंगे। ऐसे करके बताओ मुझे, यहां पर कपिल ने जो कमिटमेंट उर्फी को दिया है, क्या वो प्रिंसिपल को पूछकर ही दिया है? अनफॉर्चुनेटली इमरान से वो स्टाइल के कपड़े बनाए ही नहीं गए। तो ये 10 दिन में अनफॉर्चुनेटली इमरान ने कपड़े कपिल को नहीं दिए, और क्योंकि कपिल को कपड़े नहीं मिले, कपिल इन टर्न उर्फी को वो कपड़े नहीं दे पाया। तो इसको आ गया गुस्सा। शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट कपिल, क्योंकि इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट तो कौन दो लोगों के बीच में हुआ था? कपिल एंड उर्फी। कमिटमेंट तो कपिल ने दिया था ना, और बाद में पूरा नहीं किया। सो उर्फी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट कपिल। अब कपिल ने तो कॉम्पेंसेशन उर्फी को दे दिया, बट आपको क्या लगता है, क्या कपिल चुप रहेगा? कपिल विल डिमांड दिस कॉम्पेंसेशन फ्रॉम इमरान, एंड बेसिकली कपिल द एजेंट हैज द राइट to get this reimbursement from the principal. So basically the principal is bound, principal की जिम्मेदारी, बेटा the principal is bound to indemnify the agent for all the consequences of the lawful acts that were done by the agent being in his authority. कोई भी लॉफुल काम अगर हमारे एजेंट ने किया है ऑथोरिटी में रहकर, और कोई कारण के वजह से वो पूरा नहीं कर पाया हमारा प्रिंसिपल, और अगर थर्ड पार्टी एजेंट के अगेंस्ट केस फाइल करती है और हमें कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, इन टर्न हम ये कॉम्पेंसेशन किससे लेंगे? प्रिंसिपल से लेंगे, और कॉम्पेंसेशन लेने का हक एजेंट के पास है। कॉम्पेंसेशन लेने का हक एजेंट के पास है। इट्स अ राइट ऑफ द एजेंट टू गेट द कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस दैट द एजेंट हैज सफर्ड, क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल ने अपना काम पूरा नहीं किया। एजेंट ने तो लॉफुली उर्फी से हाँ बोला है कि हाँ हाँ हम आपको ये क्लोथ्स डिजाइन करके दे देंगे, ओके? तो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, इमरान इज बाउंड टू इंडेमनीफाई Imran is bound to indemnify Kapil. आज आनंद से पार्टी मांगी कि नहीं मांगी? सर की एनिवर्सरी आज। अब मैं कैसे बोलूं, अभी मैं क्लास में तो अभी आई हूं मैं। किस चीज के लिए? क्यों, सर ने क्या किया आज? ओके चलो कोई बात नहीं, आ जाइए। कहाँ चलना है? आओ इधर चुपचाप। Second point, let's check it out.
राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ. सेकेंड वाले पॉइंट के लिए लिखो एक्ट्स डन इन गुड फेथ. ओके चेक. सुनो ना, एक्ट्स डन इन गुड फेथ. गुड फेथ मतलब समझते हैं आपको? बोलो ना. ऑनेस्टली. गुड फेथ मतलब ऑनेस्टली, साफ मन से. ओके आपने कुछ काम किया है इनोसेंटली. ओके एंड कुछ गड़बड़ हो जाती है. ओके और कुछ गड़बड़ हो गए, थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया. बट आपने तो ये काम एकदम गुड फेथ में रहते हुए किया है, ऑनेस्टली किया है, तो आप क्यों सजा भुगतोगे? ये सारा किया धरा तो प्रिंसिपल का था. गोली उसने चलाई है बट कंधा आपका था. तो ऐसे केस में अब हम कहेंगे कि मैं ये सजा नहीं भुगतने वाला हूं. जिसको सजा मिलनी चाहिए वो एक्चुअली मैं नहीं, कौन होना चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल सीता और गीता. सीता गीता. ओके सीता प्रिंसिपल है और गीता एजेंट है. सीता ने क्या किया? सीता ने कहा गीता को कि ये जो मेरी कार है उसको प्लीज किसी को बेच देना, टू अ थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी का नाम बताओ. सीता, गीता एंड बबीता. ओके एंड नाउ गीता को सच में लगा कि ये जो गाड़ी है ये सीता की है, और बिलीव करते हुए कि ये कार सीता की है, गीता ने ये कार बबीता को बेच दी. बाद में पता चला ये कार की ओनर सीता है ही नहीं, उसका टाइटल डिफेक्टिव है. और जैसे ही बबीता को इस बारे में पता चलता है, बबीता फाइल्स अ केस अगेंस्ट गीता. जेठालाल, कैन गीता रिकवर दिस अमाउंट ऑफ लॉसेस फ्रॉम सीता? हाँ या ना? सो इनफैक्ट एजेंट का राइट है और प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि अगर एजेंट ने गुड फेथ में कुछ काम किया है, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, बट उसको फॉलो करने की वजह से एजेंट को लॉस हो गया, तो एजेंट ये लॉसेस प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है. तो यहां पे गीता एक्टेड इन गुड फेथ एंड शी फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर प्रिंसिपल, बट उसके वजह से उसको क्या हो गया? लॉस हो गया. सो गीता कैन रिकवर the amount of losses from the principal. Geeta can recover the amount of losses from सीता, क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया है और प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है. उसने गुड फेथ में काम किया है और प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है. और एक लास्ट पॉइंट है, इतना लिख लिया आपने?
यहां पे प्रिंसिपल ने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। यहां पे प्रिंसिपल ने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। प्रिंसिपल अगर नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहा है, हां, प्रिंसिपल अगर नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहा है, प्रिंसिपल अगर नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से एजेंट को नुकसान हो गया, क्या एजेंट ये पैसे की भरपाई प्रिंसिपल से ले सकता है? एक बार एक केस में ऐसा ही होता है, जब घर का काम चलता है ना, आपको पता है घर के काम जब चलते हैं एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है, लकड़ियों का ऐसा बनता है जिसमें हम चढ़ते हैं, जो भी ब्रिक लेइंग का काम करना है, सीमेंट लगाने का काम करना है, पेंटिंग का काम करना है, तो एक ऐसे बाम्बू स्टिक्स होते हैं, ऐसे वो कच्चा पक्का ऐसे ढांचा रहता है, उस पर हम चढ़ के सारा काम करते हैं। तो एक प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि तुम मेरे लिए ना वो ब्रिक लेयरिंग का काम कीजिए मेरे बंगलो के लिए। बट प्रिंसिपल कहता है कि हम आपके लिए वो ढांचा बना देंगे जिसपे चढ़ के आप ये सारा काम कर सकते हो। वो ढांचा जो है स्कैफोल्डिंग उसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक मिनट मैं आपको बताती हूं, स्कैफोल्डिंग। इमेजेस बताती हूँ, एक मिनट। ऐसा इंडिया में ऐसा रहता है, दिख रहा है ना? बाम्बू स्टिक्स का ऐसे टेम्पररी ढांचा रहता है, उस पे आप चढ़ते हो और आप काम करते हो, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट काफी रहती है ना। तब ऐसे केस में हाँ ठीक है, पानी मारने के लिए, ब्रिक लेयरिंग काम करने के लिए, सीमेंट का काम करने के लिए, पेंटिंग का काम करने के लिए, दिस इज नॉट परमानेंट स्ट्रक्चर, इट इज टेम्पररी स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल ने ये जो स्कैफोल्डिंग बनाया काफी अनफिट था फॉर यूज। एजेंट चढ़ तो गया, नहीं मरा नहीं है, कैसे आया, बहुत ऊपर गया बट नीचे आके भी तो गिर गया और उसको चोट लग गई। अब यहां पे आप खुद बताओ, यहां पे हमारे प्रिंसिपल ने जो बिहेव किया है, क्या नेग्लिजेंटली बिहेव किया है? प्रिंसिपल को पता था कि स्कैफोल्डिंग में द पर्सन स्टैंड्स ऑन इट, एटलीस्ट उसका ढांचा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बंदे का वजन ले पाए। तो आपने जिस तरह से उसको बनाया है बहुत केयरलेसली बनाया है, और आपके केयरलेसनेस की वजह से एजेंट को नुकसान हो गया। तब ऐसे केस में एजेंट जो है ये पैसा रिकवर कर सकता है फ्रॉम द प्रिंसिपल। गॉट इट? तो प्रिंसिपल को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? अगर एजेंट को कुछ भी इंजरी हुई है, क्योंकि प्रिंसिपल ने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है, दैट इज वाई। ओके, सो यू कैन राइट ओवर योर, मेरे पास यहां पे थोड़ी सी जगह है, मैं लिख लेती हूं कि प्रिंसिपल मस्ट गिव कॉम्पेंसेशन टू द एजेंट। कॉम्पेंसेशन देना मतलब ही इंडेमनीफाई करना। Principal must compensate the agent if he has suffered any injury slash loss. If he has suffered any injury slash loss due to principal's neglect or want of skill. Due to principal's neglect or want of skill. Want of skill, तेजस्वी, want of skill, SKILL. इन सारी बातों में एक ही बात आती है, सुनो,
प्रिंसिपल, पते की बात ये है, ये पूरी चर्चा जो हुई है पिछले 20-25 मिनट में, प्रिंसिपल के कांड के वजह से एजेंट को अगर कुछ नुकसान हुआ है, एजेंट के पास राइट है ये भरपाई प्रिंसिपल से लेने की। इन शॉर्ट, प्रिंसिपल की ड्यूटी है एजेंट को कॉम्पेंसेशन देने की। कुछ भी तरीके का प्रिंसिपल ने कांड किया है, फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में अगर कुछ आता है, आप राइट टू इंडेमनिटी लिख सकते हो, जनरल पॉइंट। और फिर क्वेश्चन जिस हिसाब से, या तो हो सकता है प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल, या तो आपने कुछ काम किया है लॉफुली, या तो फिर आपने तो काम किया है गुड फेथ में रहते हुए। ऐसे केस में प्रिंसिपल के कांड के वजह से एजेंट को अगर नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान की भरपाई कौन किसको देगा? प्रिंसिपल एजेंट को देगा। सिर्फ एक बात समझो, एजेंट कल जाके कुछ क्रिमिनल एक्ट कर लेता है, क्रिमिनल एक्ट, किसी को मार दिया, किडनैप कर दिया, कुछ कांड कर दिया, और कहा नहीं नहीं ये काम मैंने मेरे लिए नहीं करा है, प्रिंसिपल ने बोला था इसलिए मैंने किया। तो ऐसे केस में लॉ मेकर कहते हैं भाई इतना तो बुद्धिजीवी आपको होना है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो कानून के दायरे में है या बियॉन्ड द लॉ है। कल जाके अगर आप कुछ कांड करते हो जो लीगली क्रिमिनल एक्ट है, आपको भी इसकी भरपाई देनी पड़ेगी, आपको भी इसकी भरपाई देनी पड़े। मैंने इंडेमनिटी में ऐसा एक एग्जांपल दिया था, मैंने किसी को बोला था ना यहाँ के गुंडे लोगों को थप्पड़ लगा के आ जाओ, किसको बोला था? तुझे बोला था ना, तू सच में मार के आ गया उनको। तूने तो एक मारी, उनकी एक जो थी ना बहुत भारी पड़ी। अब ऐसे केस में आप ही बताओ, इसको नुकसान हो गया, अगले दिन बस मिला हॉस्पिटल में ही बेचारा। अब कह रहा मैम देखो आपने बोला था उन गुंडों को मारने के लिए, मैं मार के आ गया, आपके वजह से अब मैं ये सब लॉसेस सफर कर रहा हूं, मेरे को इंजरी हुई है, चलो मेरे को कॉम्पेंसेशन दो। क्या ये मुझसे कॉम्पेंसेशन ले सकता है? क्या ये मुझसे कॉम्पेंसेशन ले सकता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। व्हाई नो? क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का कैसा है? अनलॉफुल। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हम क्या पढ़े? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रेजेंट हियर, नहीं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता। तो ये क्रिमिनल एक्ट्स या ऐसे कुछ भी हम कांड की अगर बात कर रहे हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स कैन नेवर गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, लेट्स चेक इट आउट। कम ऑन गाइस, आ जाइए टेक्स्ट बुक्स पे। मैम अगर एजेंट माइनर है और उसने कुछ क्रिमिनल काम किया तो क्या होगा? मैं आपको बताना चाहती हूं, क्रिमिनल एक्ट अगर माइनर्स भी करते हैं तो भी उनको सजा होती है। ओके, आप लोग गुमराह देखते हो? छोड़ो, ये नहीं पूछना है मुझे, हंसी आई। दया कुछ तो गड़बड़ है। दया दरवाजा तोड़ रहा है। सीआईडी में जो भी होता है वो काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, गुमराह इज अ सीरीज वेर इन, जैसे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया होता है ना, देयर इज अ सीरीज ऑफ गुमराह विच इज क्राइम्स डन बाय माइनर्स। मतलब माइनर ने मर्डर किया है, माइनर ने किडनैपिंग किया है, ये सारे क्रिमिनल एक्ट्स। इसके पास क्यों देख रहे हो ऐसे? माइनर अगर ऐसा कुछ कांड भी करे ना तो भी उनको सजा होती है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स, वार्ड्स मतलब बच्चों का कोर्ट रहता है। ओके, कोर्ट ऑफ वार्ड उनको सजा देता है। सो देखो, अगर माइनर ऐसा कुछ मर्डर कर रहा है, दिमाग से वो माइनर नहीं है, भले एज से होगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। बिकॉज देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जिसके लिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये स्टैंड कि मैं तो बालक हूं, तो मेरे को प्लीज छोड़ दिया जाए। तो टेररिस्ट वगैरह भी अगर कल जाके अगर बोले ऐसा कुछ, वो जो 26/11 का अटैक हुआ था, ओके, तो इन लोगों ने, टेररिस्ट ने यही स्टैंड लिया था कोर्ट में कि हम माइनर है, हमको सजा मत दो। हम ना समझे, हम इन्फ्लुएंस में आ गए थे, बट फिर भी क्या इनको सजा मिली? यस, बिकॉज देयर आर सर्टेन एक्ट्स, स्पेशली क्रिमिनल एक्ट्स, जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वेदर यू आर अ गर्ल, बॉय, माइनर,
मेजर डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस, आपको सजा होती है, ठीक है। तो आरोही, आप माइनर हो और आपने ऐसा कुछ कांड किया है क्रिमिनल, तो भी आपको सजा होके रहेगी, ठीक है। आ जाइए, क्या हुआ? मॉरली जो होगा वो अलग बात है, लीगली भी एक्शंस हो गए, ठीक है। आ जाइए। चलो चलो चलो, आ जाइए। टॉट मैंने सिखाया ना, टॉट, लाइबिलिटी फॉर टॉट, यूनिट नंबर 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, माइनर, कुछ भी आप ऐसा कांड करो तो आपको सजा मिलेगी। टेक्निकली तो पेरेंट्स को नहीं मिलेगी, आपने अगर मर्डर किया है तो आपको ही जेल भिजवाया जाएगा, बट सोसाइटी प्रेशर और ये सब रहेगा। ये सब क्यों इतने डिटेल में पूछ रहे हो मेरे को? मतलब चल क्या रहा है आपके दिमाग में? दूसरी इसमें डाउट नहीं आ रहा, बराबर इसकी इसमें डाउट आ रहा है आपको? इरादा क्या है आपका? बस तुम्हारे मन में ये मार डालो, काट डालो। आ जाइए, कम ऑन गाइस। क्या हुआ? ओके, द प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, एजेंट का राइट है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज कम डाउन टू पेज नंबर 156। The principal is bound to indemnify the agent against all the consequences of lawful acts done in exercise of his authority. तो जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने काम किया है ऑथोरिटी में रहते हुए, बट इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप प्रिंसिपल से कॉम्पेंसेशन डिमांड करोगे। ओके, आनंद से लीजिए पार्टी। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट acts done in good faith. Check it out. Where the act is done in good faith on the instruction of the principal, the agent is entitled for the indemnification of any loss or damage from the principal. सीता गीता का एग्जाम्पल, सीता ने गीता को बोला था कि ये कार मेरे बिहाफ पे तू बेच दे, ये मेरी गाड़ी है। गीता बिलीव्ड सीता, और उसने तो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, बट बाद में पता चला सीता इज नॉट द रियल ओनर ऑफ द कार। उसके वजह, डिफेक्टिव टाइटल, उसके वजह से हमारी गीता ने लॉस सफर किया है। क्या गीता ये लॉसेस की भरपाई सीता द प्रिंसिपल से ले सकती है? और एक इंडेमनिफिकेशन का पॉइंट क्या था जो यहां पर है नेक्स्ट पेज पे, और बीच में वो क्रिमिनल एक्ट का पॉइंट है, वो एंड में करेंगे, जैसे सिखाया उसी ऑर्डर में रीड कर रही हूं। राइट टू कॉम्पेंसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट। प्रिंसिपल को एजेंट को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अगर एजेंट को कुछ इंजरी हुई है। क्यों इंजरी हुई है? क्योंकि प्रिंसिपल ने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। So every principal owes to his agent the duty of care and not to expose him to unreasonable risk. उसका फोल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था ना, टेम्पररी स्ट्रक्चर आपने अनफिट बनाया, एकदम वाहियात, और हमारा एजेंट गिर गया और गिरकर चोट लग गई,
क्या वो मेडिकल एक्सपेंसेस प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है? जो भी है, हमने कहा था, पते की बात ये है, एजेंट को नुकसान हुआ है क्योंकि प्रिंसिपल ने कुछ कांड किया है, तो एजेंट ये पैसा प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है, एक्सेप्ट आप जो काम कर रहे हो वो क्रिमिनल एक्ट है। सो देखो, एजेंट कैन नॉट क्लेम एनी रीइंबर्समेंट फॉर एनी लॉस which was arising because of violation of the laws of the country. Violate करना मतलब तोड़ना, आपने कानून को तोड़ा है और उसके वजह से अगर कुछ लॉस हुआ है, आपने क्रिमिनल एक्ट किया है, वो काम किया है जिसको कानून ने मना किया है, तो आप ये नुकसान की भरपाई प्रिंसिपल से रिकवर नहीं कर सकते। तो देखो ना, where one person employs another to do an act which is criminal, the employer is not liable to the agent to indemnify him against the consequences of that act. इसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे। चिंचाची तालीम के गुंडों को मारने का एग्जाम्पल याद रखना। तो ऐसे करके हमारे एजेंट के राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज हो चुके। कल हमने जाते जाते लास्ट 10 मिनट्स में बताया था, एजेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, मर्केंटाइल एंड नॉन मर्केंटाइल। कौन सा वो एजेंट है जो गुड्स में डील कर रहा है? मर्केंट। और कौन सा वो एजेंट है जो सर्विसेज में डील कर रहा है? नॉन मर्केंटाइल एजेंट का वन ऑफ द एग्जाम्पल इज अ वाइफ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयड एजेंट ऑफ हर हस्बैंड। तो वाइफ क्या हस्बैंड का क्रेडिट प्लेज कर सकती है नेसेसरीज के लिए? हस्बैंड लायबल हो जाएगा। कल जाके साड़ी वाड़ी खरीदी है, हस्बैंड को पैसा देने के लिए बोल सकते हो, ही विल बी लायबल टू पे द मनी। बट वो लायबल कब नहीं होगा? जब वो नेसेसरी एक्सपेंसेस दे रहा है। आप जो गुड्स खरीद रहे हो वो नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है। या तो आपने ट्रेडर को स्पेसिफिकली बोला था कि मेरी बीवी को क्रेडिट मत देना, तब हस्बैंड लायबल नहीं है, अदरवाइज द हस्बैंड इज लायबल। इसका क्वेश्चन भी किया था क्या हमने? किया था नल्ली वाला एग्जाम्पल। आपने टेक्स्ट बुक में लिखा क्या नल्ली वाले एग्जाम्पल का रेफरेंस? ये बराबर याद रहता है, और कुछ याद रहे नहीं रहे। क्रॉस रेफरेंस दिया क्या आपने? अरे बोलो ना, तो दो ना। सारा काम मैं ही करूं क्या? अच्छा, ये आपने पीपीटीज लिखे? क्यों नहीं लिखा? पीपीटी हमने कहा था ना आपको लिखने के लिए। ये दोनों पीपीटीज हमने आपको फोटो लेने बोला था और लिखने कहा था, क्योंकि इसकी थ्योरी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इसके ऊपर मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है, इसलिए हमने आपको सिखाया था। तो ये क्वेश्चन जहां पर है क्वेश्चन बैंक में, वहां पे आपने स्टिक नोट पे इसको लिखा है कि नोटबुक में लिखा है? तो आप नोटबुक का रेफरेंस दो। फिर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन इन नोटबुक। अब नोटबुक का तो पेज नंबर नहीं लिखे होगे आपने, लिखा है? ठीक है, यूनिट का नाम एजेंसी है। गरीमत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोला। ठीक है, क्या हुआ? ये कर लेते फिर छोड़ देते आपको। मैथ्स का क्लास हो गया आपका आज? प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, ये कर लेते हैं। इसका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कर लेते हैं, हो जाएगा।
10 मिनट में होगा होगा, बहुत इजी है, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही उसमें, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। इसमें से ये पहला पॉइंट तो आप सब जानते हैं। फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल? फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल? सो द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, बट यस, आप वही एक्ट्स के लिए लायबल रहोगे जो एजेंट ने किया है विद इन हिज ऑथोरिटी। एजेंट ने अगर कोई भी काम किया विच इज बियॉन्ड हिज ऑथोरिटी, क्या प्रिंसिपल लायबल है? हाँ, क्वेश्चन तो सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूं। एक मस्त पीपीटी चार्ट बनाती हूं। एक्ट्स डन बाय द एजेंट। एजेंट ने कुछ तो एक्ट किया है। नाउ दिस एक्ट सुनो ना, दिस एक्ट कैन बी विद इन द एजेंट्स ऑथोरिटी or it can be beyond the agent's authority. बेटा संभालो अपने आप को। Act which is done by the agent can either be within his authority or it can be beyond his authority. अब बताओ, ये पॉइंट आपको पता है, अगर एजेंट ने ऐसा कोई काम किया है जो उसके ऑथोरिटी के विद इन है, हु इज लायबल? एजेंट ने ऐसा कुछ काम किया है जो उसके पावर में है, कौन लायबल है? प्रिंसिपल। वेरी गुड, सो प्रिंसिपल विल बी लायबल। एजेंट ने ऐसा कोई काम किया है जो उसके पावर में है, तो कौन लायबल है? प्रिंसिपल इज लायबल। बट नाउ सपोज एजेंट ने ऐसा कुछ काम किया है, एजेंट ने ऐसा कुछ काम किया है जो उसके पावर में नहीं है, इट इज बियॉन्ड हिज पावर्स। तो अब आप सवाल पूछोगे एजेंट को, ये जो आपने काम किया है ना एजेंट, जो आपके पावर्स के बियॉन्ड है, ओके, क्या ये ट्रांजैक्शन सेपरेबल है? या क्या ये ट्रांजैक्शन सेपरेबल नहीं है? ट्रांजैक्शन इज नॉट सेपरेबल। सेपरेबल म्हणजे काय? हां, अलग किसको किससे कर रहे हो? आपने ऐसा कोई काम किया है विच इज बियॉन्ड योर ऑथोरिटी। अगर ट्रांजैक्शन सेपरेट किया जा सकता है इतने हद तक विद इन ऑथोरिटी, इतने हद तक बियॉन्ड ऑथोरिटी, तो माना जाएगा ट्रांजैक्शन इज सेपरेबल। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देती हूं मैं आपको। मैंने आपको बोला, मेरे इंस्ट्रक्शंस थे, इंस्ट्रक्शंस एग्जांपल कि प्लीज गेट मेरी कार का इंश्योरेंस डन। बताओ आपकी ऑथोरिटी किसकी थी? कार इंश्योरेंस लेने की। आपने किया क्या? आपने कार के साथ साथ कहा मैम आपकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, हम लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेंगे। मतलब डिड यू एक्सीड योर पावर्स? बट अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, उसको सेपरेट किया जा सकता है। कार इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। कार इंश्योरेंस विद इन पावर,
एंड लाइफ इंश्योरेंस, बोलो, बियॉन्ड द पावर. कार इंश्योरेंस विद इन द पावर, लाइफ इंश्योरेंस बियॉन्ड द पावर. कुछ समझा आपको? हम क्या नहीं समझा? किसको नहीं समझा? प्लीज रेज योर हैंड. हमने पावर किस चीज के लिए दिया था? क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे? कौन सा इंश्योरेंस लेना है? कार इंश्योरेंस. आपने क्या किया? कार इंश्योरेंस तो लिया, कार इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस भी ले लिया. डिड यू एक्सीड योर पावर्स? यू वेंट बियॉन्ड योर पावर्स. बट फॉर्चुनेटली आप भले ही बियॉन्ड द पावर्स गए हो, हम कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट कर सकते हैं. विद इन द पावर, बियॉन्ड द पावर. जो कॉन्ट्रैक्ट विद इन द पावर है, आप बताओ, सेक्शन आप बनाओ, कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल या एजेंट? वेरी गुड, प्रिंसिपल इज लायबल. और आपको क्या लगता है, ये जो आपने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, जो आपके पावर के बियॉन्ड था, उसके लिए कौन लायबल है, प्रिंसिपल या एजेंट? वेरी गुड, देखा आपने लॉ बनाया. एजेंट इज लायबल. बट अगर ट्रांजैक्शन सेपरेट नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था प्लीज गेट अ 2 kg का केक. लास्ट दिन पे मैंने कहा आप केक स्टूडियो पे चले जाओ और 2 kg का केक लेके आ जाओ. आप लेके आ गए ना 5 kg का केक. आपने कहा आपको नहीं पता मैम हमें केक कितना पसंद है, हम 5 kg का केक लेके आ गए. बताओ क्या हम केक को डिवाइड कर सकते? 2 kg, 3 kg, ये विद इन पावर, ये एक्सीडिंग पावर, 3 kg दे दो, 2 kg ले लो. केक तो केक होता है ना? तो ऐसे केस में जहां आपने ट्रांजैक्शन ऐसा किया है जो आपके पावर की बियॉन्ड है, बट जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए व्हाट विल हैपन? द एजेंट इज गोइंग टू बी लायबल फॉर द होल ट्रांजैक्शन. कौन लायबल रहेगा? एजेंट इज लायबल फॉर द whole transaction. Agent is liable for the whole transaction. That is, principal is not bound by this contract. That is, principal is not bound by this transaction. ऐसे टैब्यूलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करने से चीजें इजी हो जाती है. आ जाओ इसी की थ्योरी देख लेते. ओ माय गॉड, डन. लेट्स चेक इट आउट. कम ऑन गाइस. एग्जाम्पल्स के साथ लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग. क्या हुआ? ओके, फर्स्ट जो जनरल रूल है, principal is liable for the acts of the agent which he has done within his scope. within his scope. within his scope. कोई भी एक्ट जो आपने किया है जो आपके पावर के within है, तो for the acts of the agent who is responsible? Principal is responsible. But now point number 2, आपने काम ऐसा किया है कि आपने आपकी ऑथोरिटी एक्सीड कर ली है, बट फॉर्चुनेटली दिस ट्रांजैक्शन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट पार्ट
which is beyond his authority. Transaction separable है, इतना within power, इतना beyond power. तो बताओ ना प्रिंसिपल किसके लिए लायबल रहेगा? उतने ही ट्रांजैक्शन के लिए विच इज विद इन द पावर. ये तो सारे एग्जाम्पल्स है. और इस पे आ जाओ. प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी इज नॉट सेपरेबल. अनफॉर्चुनेटली हम ट्रांजैक्शन को सेपरेट नहीं कर सकते कि ये विद इन है और ये बियॉन्ड है. तो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के लिए कौन लायबल है? Agent A. In short, the principal is not bound to recognize the transaction when the transaction done cannot be separated. Beyond और within separate नहीं किया जा सकता. हमने 2 ही kg केक लाने बोला था, आपने 5 kg लाया, हम वो 3 kg रिटर्न नहीं कर सकते. तो पूरे के पूरे केक के पैसे आप ही दो, हम दूसरा 2 kg का केक लेके आ जाएंगे. आई बात समझ में? अरे बोलो ना. ठीक है, चलो बाकी सारी बातें कल करेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे हो गए ना. 1 2 3 4 5 हो गया है, 6 हो गया है, 7 हो गया है. ये इंपॉर्टेंट है. ये एजेंसी विच इज कपल्ड विद इंटरेस्ट. एक ही क्वेश्चन बाकी है. बेस्ट है, बेस्ट. चलो थैंक यू, बाय बाय. हाँ, एजेंसी विच इज इररिवोकेबल बाकी है. टर्मिनेशन में आता है वो. बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स. बाय बाय. परसों खत्म हो जाएगा. आप बताओ कब लो.